नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के नमस्कार एमपी कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ सुमिता सिरोठिया। तो दर्शकों, हमारा जो कार्यक्रम है नमस्कार एमपी हर सोमवार से शनिवार प्रसारित होता है 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे हमारे कार्यक्रम की परिपाटी है, हम सबसे पहले आपको बताते हैं आज की तिथि। तो चलिए जानते हैं आज की तिथि। जैसे कि आज तारीख है 15 मई 2023, दिन है सोमवार का, विक्रम संवत 2080, ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। तो दर्शकों, ये थी आज की तिथि और आज के दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि विचारों का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है और साथ ही सकारात्मक विचारों का होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं आज का विचार। आज का विचार है कि ज्ञान भले ही पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार केवल परिवार ही दे सकता है। तो ये जो आज का सुविचार है कहीं ना कहीं आज के हमारे कार्यक्रम से भी जुड़ा है। वो इसलिए क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी है और इसकी भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हमारा परिवार है वो हमारी ताकत होता है और इन्हीं शुभ शब्दों के साथ, अच्छे विचारों के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब जानते हैं कि हमारे जो आज के कार्यक्रम में क्या क्या खास है। सबसे पहले तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे आज के टेलीफोन नंबर्स, जो कि लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है हमारा नमस्कार एमपी। तो सबसे पहले नोट कीजिए हमारे टेलीफोन नंबर्स 0755-266-0049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। वो है 1800-233-0040। तो आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासाएं हो, कोई आप संदेश देना चाहते हो, आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। अब आगे बारी आती है कि आज हम किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो कुछ ही दिन पहले हमारे जो माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गौ रक्षा जो एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, उस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उमा परते, जो कि एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर हैं संचालनालय पशुपालन विभाग भोपाल से। मैडम, आप बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इसी के साथ दर्शकों हमारे साथ हैं माधुरी मिश्रा जी, जो कि अपना घर चलाती हैं, वृद्धा आश्रम, उसकी संचालक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज गौ रक्षा जो एम्बुलेंस सेवा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो सेवा क्या है, किस तरह से काम कर रही है और आपको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं एज अ पशुपालक हो आप, चाहे आप एक सामान्य व्यक्ति हो, तो किस तरह से आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, इन पर बात करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ हैं डॉक्टर परते मैम। तो आप ये बताइए कि जो ये एम्बुलेंस जो सेवा शुरू की गई है, ये इसका क्या उद्देश्य है? जी, जैसा कि एक कॉल सेंटर या एक टोल फ्री नंबर पर पूरे मध्य प्रदेश के सभी विकासखंड स्तरों पर यह गौ सेवा एम्बुलेंस उपलब्ध है। इस एम्बुलेंस सेवा का मुख्य उद्देश्य पशु स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर त्वरित उपलब्ध कराना है। चाहे हमारे गौवंश का कोई दुर्घटना हो गई हो या किसी भी पशुधन की कोई हानि हो, तो हमारे पशुपालक बंधु इस सेवा का, पशुपालन विभाग की सेवा का लाभ ले सकते हैं। जी, तो हमने देखा है अक्सर कि जो आप सड़कों पर देखे, बहुत सारे वाहन भी चल रहे हैं, लेकिन जो पशु वहाँ सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए, उनको देखते हुए या किस तरह से इस आगे इस सोच को लेकर आया गया कि हमें ये एम्बुलेंस सेवा जो है वो शुरू की जानी चाहिए, इसका क्या आपने मतलब क्या विचार रखा सरकार ने? इसका मुख्य जो वजह रही कि जो हमारे गौवंश है, जो हमारे बड़े पशुधन हैं, उनको किसी भी आकस्मिक पशु चिकित्सा के लिए किसी हॉस्पिटल में ले जाना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना या उनको उतनी जल्दी किसी भी हॉस्पिटल तक ले जाया जाना बड़ा विकट परिस्थितियां होती हैं मैदानी स्तर पर। इसी बात को कि हमारे गौधन को, हमारे पशुओं को सभी आकस्मिक सुविधाएं त्वरित मिल पाएं, इसलिए जो पशु चिकित्सालय को उनके द्वार पर पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। जी,
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। अब मैं, जैसा कि दर्शकों आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी है, एक परिवार की नींव उसके माता पिता होते हैं, उसके बड़े बुज़ुर्ग होते हैं और उनका होना जीवन में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वे कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नया रास्ता तैयार करते हैं आगे की जो एक सामाजिक यात्रा हो, पारिवारिक यात्रा हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, सबसे पहले मैं माधुरी जी आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जैसे कि परिवार है, आपके शब्दों में परिवार की परिभाषा क्या होगी? देखिए, परिवार तो समाज की मुख्य धुरी है और परिवार ही नहीं होगा तो समाज का निर्माण कैसे होगा। तो हम बहुत सारी चीज़ों का जो समावेश लेके समाज के सामने आते हैं, तो वो बिना परिवार के संभव नहीं है। बिल्कुल, परिवार का होना बहुत ज़रूरी है और जो हमारे साथ हमें कुछ एक पूरी उम्र के लिए नहीं, कुछ समय के लिए हमें जो धरोहर के रूप में हमें माता पिता मिले हैं, उनका हमें उनके जो दिए हुए विचार हैं, उनके जो मार्गदर्शन हैं, उनको आगे लेकर चलना चाहिए। यही एक परिवार की नींव होती है। जब हम हमारे बड़ों को सम्मान देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें सम्मान ज़रूर देगी, क्योंकि जो देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए हमारे परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण हो। तो अब थोड़ा सा परिवार से आगे बात करती हूँ और गौरक्षा का जो एक योगदान चल रहा है हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, वो बहुत ही सराहनीय है। जैसे कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरुआत की है एम्बुलेंस की। अब उनकी जो एक कुछ जो उन्होंने बाइट अपनी दी है हमारे दर्शकों से हम साझा करना चाहेंगे, तो देखते हैं, आइए। परम पूज्य स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद गिरी जी हमारे राष्ट्रवादी विचारक, मौलिक चिंतक, स्वदेशी के लिए जीवन भर काम करने वाले, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्रीमान मुरलीधर राव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, भोपाल की यशस्वी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, भोपाल की मेयर श्रीमती मालती राय जी, भोपाल के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रोटेम स्पीकर विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, नंदराम कुशवाहा जी, राम रघुवंशी जी, विष्णु खत्री जी, हमारे बैरसिया के लोकप्रिय विधायक, हमारे डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, गुलशन बामरा जी, नीचे विराजमान हमारे सभी गोसेवक, गोभक्त, प्रिय बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने गो सेवा के लिए और गो रक्षा के लिए चिंतन करके, विचार करके, उसके लिए सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ बिंदु मुझे सौंपे हैं। सचमुच में भारत अद्भुत देश है, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है और भारत की विशेषता है, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है। एक ही चेतना, जिसको तुलसी बाबा ने कहा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में है समस्त जग। सिया राम में केवल मनुष्य नहीं है, केवल मनुष्य नहीं है, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। सिया राम मैं सब जग जानी, जिसको कबीरदास जी ने कहा, साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जिसके बारे में हमारे संतों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु
और आत्मवत सर्वभूतेषु में केवल मनुष्य नहीं कहा, सर्वभूतेषु, जिसमें गौ माता भी सम्मिलित है, जिसमें पशु पक्षी भी सम्मिलित है, जिसमें पेड़ पौधे भी सम्मिलित है। और इसी चिंतन और दर्शन के आधार पर आप देखिए ये देश सदैव चला है। मनुष्य मात्र में भी प्रेम हो, लेकिन आप देखिए वसुदैव कुटुंबकम तो हमने कहा, जिसको मोदी जी ने पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया, वसुदैव कुटुंबकम, लेकिन उससे आगे हमने कहा धर्म की। बहुत ही अच्छा विचार हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया कि वसुदैव कुटुंबकम की जो बात कही है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं हर जगह चरितार्थ है। अगर आप किसी काम को मिलजुल कर करते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। और जैसा कि गौरक्षा का जो एक बहुत बड़ा जो मुद्दा लेकर बीच में हम सब के आए हैं, वो ज़रूरी है। हम सबका भी योगदान बहुत ज़रूरी है। कहीं भी अगर आपको इस तरह से गौरक्षा में कुछ मदद की ज़रूरत लगती है तो आप निःशुल्क कॉल कर सकते हैं, एम्बुलेंस आ जाएगी और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अब जैसे कि मैडम हम आगे जानना चाहते हैं कि लंपी रोग जो हो रहा है पशुपालन विभाग के द्वारा से, उस पर भी कुछ फोकस करिए। बताइए कि किस तरह से लंपी रोग होता है और क्या उसके कारण हो सकते हैं, ये भी बताएं। जी, लंपी जो स्किन डिजीज़ है या लंपी रोग है जो दुधारू पशुओं में होता है और मुख्यतः ये हमारे गौवंश में देखने में आता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सक रहे हैं, ये पशुओं की जो त्वचा है इस पर लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर के नोड्यूल या छाले की तरह के ये इस रोग में बन जाते हैं और आपके पशु का दूध उत्पादन लगातार कम होते जाता है। और इस रोग का सबसे जो नुकसान है पशुपालक बंधुओं को कि दूध उत्पादन एक बार कम होने के बाद लगभग 2 से 3 महीने तक लगातार कम रहता है, जिससे हमारे पशुपालक भाइयों को आर्थिक क्षति होती है। और कभी कभी अगर लंपी वायरस स्किन के साथ अगर कोई दूसरा रोग लग जाए हमारे पशु को तो उस पशुधन की हानि भी हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि मैडम ने बताया कि इस तरह से कारण होते हैं। अगर छोटे छोटे गांठ-नुमा कुछ आपको शरीर पर उभरे हुए निशान दिखते हैं गाय पर, तो आप उसको बिल्कुल सीरियस लें, उसको बिल्कुल भी कम ना आके, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी लंपी, जैसा कि मैडम ने बताया, हो सकती है। अब मैं आगे चलती हूँ और हमारे साथ माधुरी मिश्रा जी हैं, जो कि अपना घर की एक वृद्धाश्रम संचालक हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा परिवारों का विघटन हो रहा है आज, तो उसका क्या कारण आप मानती हैं? क्योंकि आप वृद्धाश्रम चलाती हैं, बहुत सारे वृद्ध लोगों को आप सेवा करती हैं, उनके लिए एक अच्छा जीवन देती हैं, तो उसके बारे में बताइए कि विघटन ही कहीं एक परिवार का कारण तो नहीं है जो कि आपको जो संचालक बन के वृद्धाश्रम खोलना पड़ा? देखिए, आज जो टूटते परिवार और बढ़ते वृद्धाश्रम समाज में बहुत बड़ी समस्या है। पहले हम संयुक्त परिवारों में जीवन यापन करते थे, बहुत बड़ा परिवार होता था, तो वहाँ एक बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करना बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि कभी किसी ने देख लिया, कभी किसी ने देख लिया, कुछ छोटी मोटी नोक झोंक भी हुई तो उसका सामंजस्य बना के एक परिवार का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता था वो उसको संभाल लेता था। पर आज परिवार को टूटने का एक ही कारण है कि जो आज एकल व्यवस्था परिवारों में बढ़ी है, तो उसकी उपेक्षा हमारे बूढ़े माँ बाप को बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी है। कहीं ना कहीं परिवार में जो बहुएं होती हैं या बेटे होते हैं वो कामकाजी होते हैं और वो ज़्यादा समय उन माता पिता को नहीं दे पाते, तो माता पिता ने जो एक जीवन जिया है, बड़े परिवारों में साथ रहे, संयुक्त परिवारों में रहे, तो उनको लगता है ये बच्चे शायद मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। पर हर जगह ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जो माता पिता चीज़ों को समझ रहे हैं वो घरों में हैं। आज भी परिवार ऐसे हैं जो परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और नाती पोते साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। पर कुछ ऐसे अपवाद हैं जहां माता पिता को अलग कर दिया जा रहा है, और मुझे लगता है संयुक्त परिवार का टूटना ही सबसे बड़ा इसका कारण है। जी बिल्कुल, हमारा जो योगदान है विघटन का, जो एक कारण है वो कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफस्टाइल है वो चेंज हुई है, हमारी जो जीवन शैली है वो परिवर्तित हुई है। लोग ज़्यादा आज महत्वाकांक्षी हो गए हैं, लोगों के पास समय नहीं है अपने माँ बाप को या बूढ़े बुजुर्ग लोगों के साथ बैठने के लिए या उनसे बातें करने के लिए। तो चलिए मैं मैडम आपसे जानना चाहती हूँ कि लंपी रोग जो होता है उसकी पहचान किस तरह से की जाए? जी, लंपी रोग जो है ये एक विषाणु जनित रोग है। इसमें शरीर
का जो पशुधन है उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे दुधारू गौवंश में अधिक देखने में आ रही है, बाकी स्पीसीज में अभी इसका उद्भेद कम है। एक तो पशुओं को बुखार आ जाता है, उसको बुखार के सारे लक्षण, उसकी त्वचा रफ हो जाएगी और पशु बेचैन हो जाएगा। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इसका लक्षण है कि 2 से 3 दिन के बाद आप उसकी जो स्किन है, उसकी जो बाहरी त्वचा है उस पर गांठनुमा जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा, संरचना आ जाएगी। और जिस तरह से हमारे पॉक्स में हम देखते थे कि जिस तरह से वो उसको चमड़ी निकलती थी, पीप भर जाते थे और बाद में खून का रिसाव होता था, तो ये सारे लक्षण जो है लंपी स्किन डिजीज में दिखते हैं। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट कहिए या इसका जो दुर्भाव है कि एक बार किसी गौशाला में आप देखेंगे कि किसी पशुओं को इस तरह का कोई रोग हो गया है तो लोग दूध लेने से बचते हैं ऐसी गौशालाओं से। तो आपको क्योंकि पशुधन के साथ साथ आपके पशुओं के उत्पाद से उनसे होने वाले जो लाभ हैं उनकी देखभाल भी करनी रहती है, इसलिए लंपी रोग पहचानना, उसकी पहचान के बाद जितना जल्दी संभव हो पशु चिकित्सक से संपर्क करें, पशुपालन विभाग से संपर्क करें। और अब आप 1962 जैसी हमारी त्वरित पशु स्वास्थ्य सेवाओं को सूचना देकर भी लंपी स्किन का लाभ जो उपचार है वो प्राप्त कर सकते हैं। जी, जैसे आपने उपचार की बात की, तो अगर शुरुआती दौर में अगर कुछ गांठें अगर दिखती हैं शरीर पर, तो किस तरह से उसका उपचार किया जा सकता है? जी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के तौर पर क्योंकि पशुओं को दर्द रहता है और साथ ही साथ पशुओं को परेशानी इसमें रहती है, तो आप कोशिश करें कि उनको संतुलित आहार दें, उनको छांव में रखें, धूप में ले जाने से बचें। और प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे जो हमारे पारंपरिक हल्दी नीम का पेस्ट जो हम लगाते थे, कपूर का पेस्ट लगाते थे, हम नारियल का तेल लगाते थे, इस तरह का जो प्राथमिक उपचार है वो कर सकते हैं। लेकिन रोग बढ़ने की आशंका को देखते हुए किसी पशु चिकित्सक से परामर्श के उपरांत प्रॉपर उपचार लिया जाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैडम ने उपचार बताया, आप उसकी भी शुरुआत कर दें। अगर आपके जानवरों में कुछ इस तरह से परिवर्तन दिखता है उनके शरीर पर, तो आप ज़रूर करें। अब मैं माधुरी मैडम से ये जानना चाहती हूँ, मैम, जैसे एकल परिवार और संयुक्त परिवार को आप थोड़ा सा परिभाषित कीजिए। सभी जानते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा को किस तरह से समझाएंगे? उसमें भी माता पिता का योगदान होना बेहद ज़रूरी है। इसको क्या कहना चाहेंगे, आप समझाएं थोड़ा सा। देखिए, जो एकल परिवार आज की समस्या या ज़रूरत बन गई है, ये कह सकते हैं। पहले अगर हम पीछे जाएं 10-20 सालों में, तो उस समय संयुक्त परिवार ही हुआ करते थे। संयुक्त परिवार में छोटे छोटे निर्णय एक मुखिया होता था जो घर का बड़ा बुजुर्ग होता था, वो ले लेता था। घर की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान घर में परिवार के माध्यम से हो जाता था और बहुत सारी चीज़ों में हमें फ़ायदे भी होते थे। एक अगर कमाता था तो पूरे 10-15 लोगों का जीवन यापन आसानी से हो जाता था। पर परिस्थितियां बदलती गईं और समाज में आज बहन बेटियों को बराबरी से काम करने के लिए आगे निकलना पड़ा। तो ये जो चीज़ें हुई, कुछ परिवारों ने इसको समझा तो वो उनके साथ हुए, पर कुछ जो बुजुर्ग माता पिता जो पुरानी पद्धति में अपने आप को रखे हुए हैं आज भी, तो उन्हें लगा कि ये कैसे घर से बाहर जाएगी। और शुरुआत इन छोटी छोटी बातों की हुई जो बढ़ के एकल परिवार की ओर हमको लेके चली गई। संयुक्त परिवार में अगर एक भाई सब्जी लाता है तो दूसरा आटा लाता है तो तीसरा बच्चों की फीस भरता है। क्योंकि मैं भी एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी हूँ और शादी भी मेरी संयुक्त परिवार में, तो बहुत सारी चीज़ों का बड़े बड़े आयोजन, शादी ब्याह या कोई दुख सुख भी घर में होता था, तो बड़े सहजता से उस परिस्थिति से निकला जाता था। तो मुझे लगता है मिलजुल के रहना या संयुक्त परिवार में लौटना आज की ज़रूरत हो गई है। हम अपने बच्चों को झूला घर में छोड़ते हैं, आयाओं के भरोसे छोड़ते हैं। अगर वही दादी 2 बार प्यार करके एक बार डांट भी देती है तो उस डांट में भी कहीं ना कहीं अपनापन होता है और एक प्रेम होता है और बच्चों में खेल खेल में बहुत सारे संस्कारों का समावेश हो जाता है और वो बड़े और बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। पर आज बच्चों को बताया नहीं जाता ये दादी खराब है, दादाजी परेशान करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो ये बच्चों में जो एक भेदभाव की परिस्थिति हम लोगों ने, हमारी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने जो डाली है, तो संस्कारों की कमी आई है, आपस में शेयर करने की प्रवृत्ति कम हुई है। आज बंटवारा हो रहा है, घर के मकानों में लड़ाई हो रही है, यहाँ तक कि माता पिता का भी बंटवारा किया जा रहा है कि माँ अगर खेती देती है तो ये मेरी है, पिताजी अगर मकान देता है तो मेरा, और लेने के बाद भी उन माता पिता को दर बदर किया जाता है। तो ये परिवारों में केवल पैसा
और मैं, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे तक हम जो सीमित हो रहे हैं, मुझे लगता है इन सब चीज़ों से लौटना पड़ेगा। और जो परिवार एक समाज की मुख्य धुरी है, परिवार निर्माण अगर सही से होगा तभी हम समाज का और राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। तो परिवारों का आदर सत्कार करना सीखना ज़रूरी होगा। और माँ बाप की ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी लेने से इतिश्री नहीं होगी। अगर कई कई ऐसे वाक़े देखने को मिलते हैं कि माँ ने ज़मीन बच्चों के, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, वो सब दे देते हैं, लेकिन देने के बाद वो थोड़ा सा भरोसा करते हैं कि मेरे बीमारी में, मेरी दुख तकलीफ में मेरे बच्चे साथ आएंगे, पर वो लेने के बाद उनको दूसरे के दरवाज़ों पे छोड़ देते हैं। और ऐसे वृद्धाश्रमों का जो प्रचलन बढ़ा है, वो माँ बाप कहाँ जाएं जिनका सब कुछ ले लिया और उनको सड़कों पे रुलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही आपने एक बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना ही हम कुछ लेकर जाएंगे। तो हमें पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। हमें हमारे माता पिता हों, हमारे बुज़ुर्ग हों, उनको फील कराना है कि हम कुछ सक्षम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप पाने की चाह में किसी की सेवा करते हैं तो ये एक कहीं ना कहीं इसमें लालच का भाव आ जाता है। तो अपनी जो सेवा है, अपने माता पिता का ध्यान है, वो आप निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से करिए। देखिए ईश्वर भी आपके साथ होगा। और अब मैं आगे चलती हूँ, हमारे साथ एक फ़ोन कॉलर हैं, मौजूद हैं जी। अशोक जी हैं जबलपुर से। अशोक जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रश्न करें अपना। जी मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ मैडम जी। जी बोलिए। जी मैडम जी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आज तक तो गैया बच्चे जितनी भी हैं जी तो वो लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक खा रहे हैं। लोग जी। प्लास्टिक में कुछ बंद करके फेंक देते हैं, वो तो जानवर खा लेते हैं वो। जी तो उसको पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ता होगा और उसी का दूध लोग पी लेते हैं बड़े स्वाद से। जी तो उस पर क्या क्या गलत प्रभाव पड़ते हैं उनको पता नहीं है। रात को पागल करते हैं, जब सुबह उनके मुँह से पागल गिरता है प्लास्टिक। जी जी बिल्कुल। बहुत परेशानी का कारण बनता जा रहा है। इसके लिए क्या खिलाना चाहिए? जी, आप एक तो बहुत अच्छी आपने हमें एक जानकारी दी, और हमारे सभी दर्शक जो आपको सुन रहे हैं उन तक ये भी बात पहुंचनी ज़रूरी है कि जो आप आजकल प्लास्टिक का जो यूज़ जो बढ़ता जा रहा है, उसके कारण हमारे जो पशुपालक हैं वो भी हताश हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पशुओं के खाने में आ रहा है और वो बहुत ही नुकसान देता है। तो हमारे साथ मैडम हैं, प्रतिमा मैम बताएंगी आपको कि किस तरह से आप इस पर रोक लगा सकते हैं। जी नमस्कार अशोक जी। जैसा कि आपने कहा कि हमारी गाय और पशुधन प्लास्टिक खा लेते हैं, निश्चित ही प्लास्टिक जो है अब लगातार प्रतिबंधित किया जा रहा है, और हम सभी नागरिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको प्लास्टिक नहीं उपयोग करना है। जब भी आप सब्जी फल लेने मार्केट जाते हैं तो आप अपने साथ वापस से वही कपड़े का थैला लेके जाएं। दूसरी बात, जो लोग जिनके घर में पशुधन है उन सभी से ये लगातार अपील की जाती है कि आप अपने दुधारू पशुओं को बाजार पे या अन्य शहरी क्षेत्रों में खुला ना छोड़ें, क्योंकि खुला छोड़ने की स्थिति में पशु जो भी पाता है प्लास्टिक में वो खा लेता है। और तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके पशु को आपने छोड़ा है 2-3 दिन से और आपके पशु ने काफ़ी प्लास्टिक खा लिया है, तो आपको उसके अनुसार जाकर पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अगर पशु जो हमारा पशु है अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्लास्टिक खा लेता है, 20 किलो 30 किलो जब उसके पेट में इकट्ठा हो जाता है तो वो पूरा प्लास्टिक एक बॉल बन जाता है और उससे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो पशुपालकों का भी पशुधन का नुकसान है, और साथ ही साथ जो पशु स्वास्थ्य के कारण जो दूध में दिक्कतें होंगी वो अलग है। तो इसका पहला उपाय है कि हम प्लास्टिक उपयोग कम करें, और दूसरा उपाय कि हम अपने पशुधन को उस प्लास्टिक को खाने से रोकें, ताकि हम इन सारी असुविधाएं और रोगों से बच सकें। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। और जैसा बताया कि जो पॉलीथीन का जो इस्तेमाल है वो हमें ही रोकना होगा। कहा है ना विवेकानंद जी ने कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो पहले हमें खुद को सुधारना है। अगर हमारे आसपास के लोग उससे परेशान हो रहे हैं तो हमें ज़रूरत है कि हमारे पर्यावरण और जो जीव जंतु हमारे आसपास रहे उन्हें किसी तरह से नुकसान ना हो, और पॉलीथीन का ये जो यूज़ है उसको कम किया जाए। मैडम, लंपी रोग पर हम बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी ये जो उपचार आपने बताया, इसके अलावा कोई टीकाकरण भी है अगर हमारे जो पशुपालक हैं करवाना चाहें तो? जी जैसा पिछले 1 वर्ष में ही यह लंपी वायरस जो है पूरे देश में देखने में आया,
और मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने से लगभग देखने में आया है। प्राथमिक तौर पर पशुपालन विभाग के द्वारा इसमें टीके लगाए गए हैं, जो कि हमारे विभाग और पशु चिकित्सकों के माध्यम से लगाए जाते हैं। अब जो है आईसीआर ने पर्टिकुलरली लंबी स्किन वायरस डिजीज के लिए अब टीका खोज लिया है और आने वाले समय में निकट भविष्य में बहुत जल्दी हम इसका सटीक टीकाकरण कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने बताया कि टीकाकरण के लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप टीकाकरण करवा सकते हैं। अब हम जैसा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मना ही रहे हैं, तो हमारे साथ माधुरी जी भी हैं जो कि वृद्धाश्रम संचालक हैं अपना घर से। आप ये बताइए कि अभी आपके पास कितने वृद्ध लोग हैं जिनकी आप सेवा कर रही हैं? हमारे पास अभी 24 माता पिता हैं और जो मेरा अपना घर है वो एकदम निशुल्क है। कोई ऐसी सरकारी मदद हमारे घर में नहीं है, पर माता पिता की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। इस भाव से हम काम करते हैं। हमारे यहाँ आँखों से अंधे, मानसिक संतुलन खो चुके माता पिता, कैंसर और लकवे से पीड़ित माता पिता, ऐसे सभी तरह के माता पिता मेरे साथ रहते हैं, या ये मैं कह सकती हूँ वो मेरे साथ रहते हैं और एक अच्छा सा अपना घर परिवार बना हुआ है। सारी गतिविधियाँ उनके अनुरूप चलती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं उनके हिसाब से, क्योंकि मेरे घर में पूरा भारत है, सभी जाति भाषा के माता पिता हैं, तो बहुत सारा आनंद हमको मिलता है। खान पान देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। खान पान का भी अपना अलग आनंद है। कोई बंगाली है, कोई गुजराती है, कोई क्रिश्चियन है, कोई साउथ इंडियन है, तो बहुत सारे भाषा भाषी माता पिता होने के कारण हमारा हर दिन उत्सव का दिन होता है और बहुत अच्छा लगता है कि माता पिता के साथ हम रह रहे हैं। और मुझे लगता है ये नहीं होते तो हमारी कल्पना ही मुश्किल थी कि हम कुछ कर पाते। और मुझे इतना आशीर्वाद इन माता पिता के मिला कि कोरोना जैसी महामारी जब बहुत भयानक स्थिति में हमारे भोपाल में थी, मेरे ये 90 80 साल के माता पिता साथ में रहते हुए इतनी गहन बीमारी होने के बाद भी कोरोना मेरे घर में छू के भी नहीं गया। इससे मुझे लगता है कि जहाँ बड़े बूढ़े माता पिता हैं और उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करी जाती है, तो वो खुद के साथ बच्चों का भी बचाव करते हैं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सेवा की उपलब्धि रही कि मेरे माता पिता के साथ मैं और मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा परिवार पूरा, मेरी दोनों बेटियां, मेरे पति, मेरा भाई, हम सब मिलके सेवा करते हैं और सबकी ड्यूटी निश्चित है किसको क्या करना है। तो हमें कभी लगा नहीं कि ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। कोई काकी है, कोई मौसी है, कोई चाची है, कोई दादी है, कोई बड़ी माँ है, कोई बहू है, कोई जिज्जी है, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए। और जब तक हम संबोधन एक आत्मीयता का नहीं करेंगे तो हम, मेरे क्योंकि दोनों बेटियां भी उसी परवरिश में उन्हीं के साथ बड़ी हुई हैं, तो उन्हें लगना चाहिए कि ये भी दादा दादी ना होके परिवार के एक बहुत मुख्य हिस्से हैं। तो बच्चे किसी को नानी कहते हैं, कोई दादी हैं, कोई चाची हैं। और एक पीरियड सुबह लड़ाई का होता है, फिर थोड़ी देर बाद एक पीरियड आओ बहन चुगली करें, सब दादियाँ बैठ के एक दो ऐसे कुछ कुछ एंजॉय करते करते एक सहजता से, सरलता से और सबके साथ एक परिवार हमने बनाया है। तो उस परिवार में कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बड़ा बोझ का काम है, या क्योंकि परिवार के साथ रहते तो नोक झोंक ये सभी चलती रहती है। और आज उन बूढ़े माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ है और निश्चित ही भविष्य में सभी का साथ हमें अगर मिलेगा तो हम और भी माता पिता की सेवा बड़ी सुचारुता से और बड़ी पारदर्शिता से कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही आपने उचित बोला कि आप जो जिस तरह से आप परायों की सेवा अपनों की तरह कर रही हैं, वो एक जो आपका भाव है वो हर व्यक्ति में होना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमें हमारे आज के जो बच्चे हैं उनको ऐसी परवरिश देना चाहिए कि जो आने वाले समय में वृद्धाश्रम हो ही ना, हर घर में हर परिवार में बुज़ुर्गों का सम्मान और उनका जो बड़कपन जो तय किया गया है, जो निर्धारित एक मापदंड बनाए गए हैं, उनको खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। और हर जो बुज़ुर्ग है उसका सम्मान बना रहे, उन्हें प्रेम मिले, और क्या चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी दौलत जो होती है वह प्रेम है, उसको बनाए रखिए, अपने परिवार को ज़िंदा रखिए। संयुक्त परिवार का जो चलन ख़त्म होता जा रहा है उसे बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम हमारे बच्चे सिमटते जा रहे हैं, गैजेट फ्रेंडली होते जा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सब ज़रूरतों से जोड़ना ज़रूरी है और परिवार से जोड़ना बेहद ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि आज गौरक्षा एम्बुलेंस सेवा के बारे में भी हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो मैं मैडम आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये सुविधाएं हैं वो कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है और किस तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं? जी,
जो हमारे गौ स्वास्थ्य सेवाओं की जो एम्बुलेंस है उसका लाभ पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध है और आप जो टोल फ्री नंबर है 1962 पर कॉल करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एम्बुलेंस को ग्रीन झंडी, हरी झंडी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी जी, ये जो हमारी एम्बुलेंस है प्रत्येक विकासखंड स्तर पर उपलब्ध है। पूरे मध्य प्रदेश में 403 गौ स्वास्थ्य एम्बुलेंस उपलब्ध है और आप सभी पशु चिकित्सक से संपर्क करके और 1962 पे कॉल करके इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। ये जो एम्बुलेंस है पूर्ण सुविधा युक्त है। यहाँ पे आपको कृत्रिम गर्भाधान का लाभ, आकस्मिक चिकित्सा का लाभ और भी अन्य पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। हर एम्बुलेंस में एक डॉक्टर के साथ एक पैरावेट, एक गौ सेवक की नियुक्ति की गई है ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो है इस अधिक से अधिक क्षेत्रों पर इन स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग किया जा सके। और ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं 1962, ये पशुपालन विभाग के कॉल सेंटर का नंबर है और इस पर कॉल करके हमारे पशुपालक बंधु इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 406 एम्बुलेंस जो हैं उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है और एक गौ रक्षा जो कि कहा जाता है कि उसमें एक गाय में 84,000 देवताओं का वास होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम गौ रक्षा को लेकर आगे बढ़ें और गौ रक्षा को लेकर जैसा कि हमारी सरकार काम कर रही है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। जी, आमतौर पर आप देखेंगे कि जो 406 एम्बुलेंस है इसमें 1 लाख पशुधन के ऊपर एक एम्बुलेंस का प्रावधान रखा गया है अभी, ताकि हम अधिक से अधिक गौ स्वास्थ्य सेवा का विस्तार जमीनी स्तर पर कर सकें। इसमें जो गौ सेवक हैं उनके नंबर और पशु चिकित्सक के नंबर भी आप प्राप्त करके इनको कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही सही आपने बताया और आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और जी एक हमारे नशा मुक्ति से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर भरत जी हैं, तो उनसे बात करेंगे हम। जी नमस्ते। नमस्ते मैम। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जी बताएं आप आज क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के साथ क्या साझा करना चाहेंगे आप? जी मैम, पहले तो एक माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने मेरे एक इनिशियल परिचय में ये कहा कि अब हम आपको डॉक्टर भरत से मिलवा रहे हैं। जी। तो ये समझे आप कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं खुद शराबीपन की बीमारी, जिसे अलग अलग स्वास्थ्य संगठनों ने एक बीमारी का दर्जा दिया है, उस बीमारी से ग्रस्त था। और लगभग 9.5 साल पहले मेरा एक संस्था से परिचय हुआ जिसका नाम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। जी, ये पूरी विश्वव्यापी संस्था है और 188 देशों में इसकी मौजूदगी है और लगभग 50 लाख लोग आज की तारीख में शराब से दूर होकर, ऐसे लोग जो पूर्णतः शराब में डूबे हुए थे, जिनके लिए एक दिन की भी परिकल्पना बिना शराब के मुमकिन नहीं थी, ऐसे लोग, ऐसे 50 लाख लोग आज दुनिया में बगैर शराब के खुशी खुशी अपना जीवन जी पा रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो 9.5 साल से मैंने लगभग शराब को हाथ में किया। तो अब हमारा ये जो संदेश है या जो संस्था का जो प्राइमरी पर्पस है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि स्वयं के ठीक होने के बाद में कैसे और जो लोग जो आज इस बीमारी से ग्रस्त है, त्रस्त है, पस्त है, उन लोगों को कैसे एक मुख्य धारा में जोड़ा जा सके अल्कोहलिक्स एनोनिमस के माध्यम से। ये हमारा उद्देश्य जी। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। हमारी यदि मध्य प्रदेश की भी बात करें तो लगभग 20-22 जिलों में हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जो अलग अलग समय पर होती हैं। मुख्यतः शाम को होती है। ये वही समय होता है ज्यादातर जिस वक्त एक अल्कोहलिक के मन में सबसे ज्यादा शराब के सेवन का ख्याल आता है जी। तो उस दौरान 7 से 8:30 के बीच में, ये रूल नहीं है लेकिन जनरली इसी वक्त में ये मीटिंग होती है। तो इन स्थानों पर पहुंच के
एकदम हमारे सारे मुख्य जिले शामिल हो जाते हैं, इंदौर है, जी। भोपाल है, जी, ग्वालियर है, मैं आपसे हरदा है, यहाँ कहना चाहूँगी कि आप नशा मुक्ति से संबंधित जो व्यक्ति नशा कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत जीवन, जब मैं शराब का सेवन कर रहा होता हूँ तो जी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि जब मैं शराब नहीं पीऊंगा तो जी। जीवन बदसूरत दिखाई पड़ेगा। जी, और मुझे कहीं ना कहीं जी जी आपने बिल्कुल सही कहा। शक्ल सूरत मुझे पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं इससे मुक्त होकर लगभग 9.5 साल, जैसे मैंने जिक्र किया, मैं आप दावे से कह सकता हूँ कि जीवन उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है जितना वो पहले दिखाई पड़ता। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आपने उचित कहा। और कहीं ना कहीं अगर नशा अगर एक व्यक्ति करता है तो उसका परिवार भी इस चीज़ से सफ़र करता है, परिवार भी टूटता है, विघटन होता है और बहुत सारी मतलब परेशानियां आ जाती हैं। कहीं ना कहीं एक परिवार को संभालने के लिए एक व्यक्ति का स्वस्थ होना, उसका स्वस्थ मस्तिष्क होना और गलत आदतों में ना जाना भी बेहद ज़रूरी है। बेहद जरूरी, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आपने हमारा हेल्पलाइन नंबर फ्लैश किया है कि मैं बोल दूं जी एक बार जी मैम? जी, आपका स्क्रीन पर फ्लैश किया गया है नंबर, और जो भी व्यक्ति नशा मुक्ति से जुड़े संबंधित कोई आपसे चर्चा करना चाहें तो इन टेलीफोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं परिवारों के बारे में, तो अभी एक बात हुई कि नशा मुक्ति से भी परिवारों का विघटन होता है। आप बताइए कि हमारे जो घरों में बच्चों की परवरिश है उसे किस तरह से किया जाए, बच्चों को संस्कारित करने के लिए आज जो शहरीकरण हुआ है उसमें किस तरह से बच्चों को संस्कारों से जोड़ा जाए, इसके बारे में माधुरी मैडम आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, आज जो बच्चे हैं उनको मोबाइल की बहुत आदत हो गई है। पहले बहुत बहुत आयोजन हुआ करते थे घरों में, कुछ रीति रिवाज इतने हमारे हिंदू संस्कृति में है, तो कभी ये पूजा हो रही, कभी वो पूजा हो रही, तो बच्चों को बताया जाता कि सुबह नहाना है, सुबह सूर्य भगवान के दर्शन करना है। लेकिन आज बच्चे 9-9, 10-10 बजे बिस्तर छोड़ते हैं। और हमने इसी चीज़ को लेने के लिए हमने सोचा, हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिताजी हैं, तो हमने खेल खेल में संस्कार और खोले मन के द्वार और दादा दादी की चौपाल, उसमें आएंगे बाल गोपाल, ये हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है। उसमें 5 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे जो जिस उम्र के हैं उनको उस हिसाब से वो दादा दादी के बीच में बैठते हैं और उनसे परिवारों की बातें करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं और कुछ कैसे परिवार को सुचारू रूप से किसी लड़की को कैसे अपना जीवन यापन करना है। एक कितने भी हम मॉडर्न हो जाएंगे, लेकिन आज हमारी जो संस्कृति है, हमें ससुराल में जाके कैसे रहना है, कैसे बड़े बूढ़ों का इज्जत करनी है, अपने पति के साथ, आजकल पति के साथ भी बच्चियां कुछ अभद्रता से पेश आती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दादा दादी या मम्मी पापा ही सिखा सकते हैं। तो हमने ये बाल चौपाल के माध्यम से हर गुरुवार को हम एक चौपाल लगाते हैं, उसमें अलग अलग तरह के बच्चों की रुचि जानकर उनके साथ रखते हैं, क्योंकि बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। और मुझे लगता है जो परिवार की पृष्ठभूमि होती है उसको बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो हमारे घर में बहुत सारे दादा दादी हैं। मेरी अगर मैं अपनी बेटियों की बात करूं तो सुबह दादी जी तुलसी में पानी देती हैं, कोई पूजा करता है, कोई किताबें पढ़ता है, तो इनको सिखाने की ज़रूरत मुझे मेरी बेटियों को नहीं पड़ी। और कहीं जाती हैं तो दादी से बताना, अगर मैं नहीं भी दिखी तो उनको लगता है इनको बता के जाएं, लौटने का टाइम बता के जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें, जो बड़ा परिवार होता है, चाहे वो वृद्धाश्रम हो या हमारा अपना परिवार हो, तो उसके बीच में ही बच्चे संस्कार की बातें खेल खेल में सीख सकते हैं। किसी बच्चों को आज के ज़माने में थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत आगे बच्चे अपनी गतिविधियों को जोड़ चुके हैं। और अरे वो तो जा रहा है, पहले कोचिंग क्लासेस का टाइम एक सिस्टम में होता था, अब बच्चे दादा दादी या मम्मी पापा खड़े ही रहते हैं। आप घरों की बात करो कि अभी तक बच्ची नहीं आई, लेकिन चीज़ें बहुत बदली हैं। बदलने के साथ साथ कहीं ना कहीं माता पिता भी बदलें, और जहाँ नहीं बदलें वहाँ कलह का वातावरण है और उनको समझाया जाता है कि दादी आज का ऐसा समय हो गया है। तो हमारे वृद्धाश्रम में सारा परिवार हम मिलके रहते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी की अभी शादी हुई तो दादियों ने ही दामाद का तिलक किया, दादाजी ने शादी की पूरी व्यवस्था संभाली, क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो इनकी मालिशें उन दादियों ने की, जो आज भी मेरे साथ हैं। तो एक अंतरात्मा का एक रिलेशन हमारा उनसे बना है, और बड़े परिवार से आने के
कारण मुझे खुद को कुछ सीखना नहीं पड़ा कि कई बार उतार चढ़ाव का जीवन भी परिवारों में होता है। भाई कई बार माँ खाना बने, पहले तो चूल्हे में खाना बनता था, रोटियां बनी, बच्चों को कुछ बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी अलग अलग चीज़ों को खाने की, तो वही रोटी सब्जी में बच्चों का पालन पोषण होता था और मम्मियाँ कई बार थाली खसका के कह देती थी कि हमारा तो पेट भर गया। तो हम उस परिवेश से आते हैं, उस परिवार से आते हैं, इसलिए हमें बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा है और मुझे लगता है परिवार ही जीवन का मुख्य हिस्सा है। परिवारों को जोड़ने का काम करें, परिवारों के साथ रहने का काम करें, उनके सुख दुख को समझने का काम करें, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं। बिल्कुल, और बहुत ही आपने एक सही मतलब जिस तरह से हम लोगों को सलाह दी, हम सभी सुन रहे हैं और दर्शक भी सुन रहे हैं। तो कल अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस भी था, तो मदर्स डे पर भी आपके साथ महिलाएं जो हैं, आपके साथ वृद्ध हैं महिलाएं, आप देख सकते हैं पिक्चर, आपने वो भी मनाया है वहाँ पर। तो किस तरह का अनुभव रहा? आपने कल मातृ दिवस भी मनाया वहाँ पर, तो किस तरह का माहौल था आपके? देखिए मेरे घर तो रोज ही मदर्स डे है, क्योंकि अगर इनसे सुबह पूछा नहीं कि क्या बनाना है, मैं एक सहजता से एक आदत बना ली मैंने कि सुबह उठ के पूछ लेती हूँ आज दादी क्या बनेगा, आंटी आज क्या बनेगा, मम्मी आज क्या बनेगा। तो बनाना तो हमें अपने हिसाब से, पर वो छोटी छोटी चीज़ें अगर उनसे पूछी जाती तो उनको लगता है अरे आज भी हमारा कुछ कायम है जज्बा और काम करने का, तो वो खुश हो जाती है। और मदर्स डे पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सेवा का सहयोग करते हैं, तो किसी ने वो खोला था अपना कटिंग वटिंग का जो पार्लर जो होता है, तो वो बोला दीदी आज क्या करें, तो मैंने कहा कुछ नया करो, इन सब की कटिंग कर दो। बड़ी खुश हो गई और सबने कटिंग वटिंग कराई, पूरा अलग अलग तरह के व्यंजन बने, किसी ने अपना केरली पद्धति का बनाया, किसी ने बंगाली बैगन भाजा बनाया और सब ने मिल के खाया और थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा भी हुआ। मदर्स डे सुबह से शाम तक होता रहा। अगर किसी माँ को ज़्यादा पूछ लिया तो वो तुम्हारी सास लगती है कि माँ लगती है, ऐसा। मैं तो बहुत सारी माँओं के बीच में रहती हूँ, तो सबकी फीलिंग को समझना और उनके साथ जुड़ना बड़ा मुश्किल भी होता है और बड़ा आनंद आता है जब वो बैठ के बात करती हैं, अपने को कुछ बताती हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उनसे सीखी, तो मुझे लगता है मेरा परिवार, मेरी दोनों बेटियां और हम सब बहुत सुखी हैं, क्योंकि हम उनकी सलाह से चलते रहे जिनने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जी, तो यहाँ पर मुझे बताइए, जो भी वृद्धाश्रम में आपके साथ जो बुज़ुर्ग जुड़े हुए हैं, रहते हैं वहाँ पर, उनके कभी उनके बच्चे या उनके जो जुड़े हुए उनके रिश्तेदार हैं, कभी उन्हें फ़ोन कॉल करते हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं? बेटा मैंने काफ़ी समय हो गया मुझे ये काम करते, 20-25 वर्ष का जीवन मैंने निकाला है, आज तक कोई नहीं आया। एक दादी का बेटा एक बार आया था, बोलता गुरुवार को आऊँगा, तो मुझे लगता है उसकी डिक्शनरी में आज तक गुरुवार आया नहीं है। पर वो अपने परिवारों को, कोई भी माँ बाप परिवार को नहीं भूल सकता। जिस दिन कोई माता पिता वृद्धाश्रम की सीढ़ी चढ़ता है, उस जिंदगी लाश की तरह हो जाता है, क्योंकि वो उसको जीवन जितना भगवान ने दिया उसको जीना है। तो हम उनको पहले दिन बोलते हैं, इस गेट के अंदर के आने के बाद, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपकी सहेली हूँ, मैं आपका परिवार का एक हिस्सा हूँ, आप सारे सुख दुख हमसे शेयर करो। क्योंकि हम उनकी दुखती रगों को अगर बार बार पिंच करेंगे तो शायद वो जो मुट्ठी भरी उनकी ज़िंदगी बची है वो उसको अच्छे से जी नहीं पाएंगे। तो हम उनके साथ एक पारिवारिक वातावरण पैदा करते हैं और उनको कहते हैं पीछे का भूल जाओ, क्योंकि आप वो सब कुछ करके आ गई हैं, अब आप मुट्ठी भरी जो आपकी ज़िंदगी है उसको जियो। कोई ब्यूटी पार्लर जाना चाहता है, बिल्कुल जाओ। कोई सिनेमा देखना चाहता है, बिल्कुल जाओ। कोई अपनी सहेलियों क्या मिलने, क्योंकि बुज़ुर्ग माता पिता को बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम उन्हें ही बांध लेंगे, अगर हमने उनको बांधा है तभी तो हम अपने पथ से भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे माता पिता स्वतंत्र हैं, खुश हैं, उनको मेरे से ज़्यादा उनका कॉलोनी में परिचय है। सुख दुख में मैं उनको भेजती हूँ कि वही मेरे घर के बुज़ुर्ग हैं, वो जाएं तो जहाँ उनका सम्मान होगा। उनको कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं बुज़ुर्गों को बहुत कुछ चाहिए, उनको 2 वक्त की रोटी और एक छोटा सा पलंग मिल जाए, थोड़ा सा स्नेह मिल जाए, प्यार मिल जाए,
वो तो उनमें छल कपट कुछ होता नहीं है। ये सब तो हमारी जो जनरेशन है उनको लगता है सोना छीन लो, ज़मीन छीन लो, मकान छीन लो, लेकिन उस माँ के लिए गज भर ज़मीन, उनको बैठने के लिए जगह भी नहीं देते। मुझे तो लगता है ये सबसे परिवार टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि हम उन माता पिता को समझ नहीं पा रहे हैं और उनके साथ उनको जो वृद्धाश्रमों की चौखट तक पहुंचा रहे हैं। ये हम अपना आने वाला समय तय कर रहे हैं कि हमें भी आज नहीं तो कल, कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटना है। और माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। जिस घर में माता पिता की हंसियाँ गूंजती हैं, बरकत और जन्नत, मुझे तो लगता है मेरे घर में सारी जन्नत बरसती है। कहते हैं पिता का जूता अगर दरवाजे पे पड़ा रहे तो भी लगता है कि घर में कुछ वर्चस्व है, कुछ है। इसलिए हमें लौटना पड़ेगा, परिवारों को संगठित करना पड़ेगा, उनके सुख दुख के साथ समरस होना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है। और संयुक्त परिवारों का जो चलन खत्म होता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं छोटा परिवार है तभी सोचे कि हम साथ रह सकते हैं और हंसी खुशी के साथ कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए, अगर कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो जीवन बहुत ही सरल है और आनंदित है। तो अब मैं मैडम के पास चलना चाहूँगी। हमारे साथ तोमा मैडम हैं। तो मैडम, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो विकास खंड स्तर पर, जिला तहसील स्तर पर कौन कौन सी सुविधाएं जो दी जा रही हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो अपनी सुविधाएं दे रही हैं, क्या उपलब्ध है, बताएं। मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग के द्वारा जिला स्तर पर उप संचालक कार्यालय होते हैं। जी। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर लगभग 1 या 2 पशु चिकित्सालय होते हैं। जी। इसके साथ साथ हमारे कृत्रिम गर्भाधान केंद्र होते हैं और ग्राम पंचायत स्तर पर जी। पशुपालन विभाग के द्वारा पशु औषधालयों की स्थापना की जाती है, जिसमें हमारे AVFO या पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक ग्राम स्तर पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गौ सेवकों की एक व्यवस्था की गई है। अगर किसी ग्राम पंचायत या ग्राम में हमारे गौ सेवक नहीं है तो उस ग्राम की ग्राम सभा प्रशिक्षण के लिए किसी योग्य पात्र का चुनाव करके प्रशिक्षण कर दे सकती है। तो ये जो हमारे गौ सेवक है, ये हमारे विभाग की प्राथमिक कड़ी हैं, जो विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण और बाकी सुविधाओं की सूचना हमारे पशुपालकों को उपलब्ध कराते हैं। तो जब कोई रोग उद्भेद हो, कोई पशु उपचार हो या कुछ और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको निकट के पशु चिकित्सालयों या पशु औषधालयों में संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बताया आपने। और आप सभी इन सुविधाओं का लाभ तहसील स्तर पर भी ले सकते हैं और जैसा कि मैडम ने एड्रेस किया, संचालनालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं, पशुपालन विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह से भी अगर आपकी जो गौ रक्षा संबंधी कोई भी आप जानकारी चाहते हो तो आप ले सकते हैं। मैडम, अब ये जानकारी की जो बात आई है, मैं उसमें जानना चाहूँगी, क्या कोई निःशुल्क टोल फ्री नंबर है जिस पर कॉल कर सकते हैं और गौ रक्षा से संबंधित एम्बुलेंस सेवा हो या कोई और सेवा हो जिसको वो लेना चाहें तो आसानी से उपलब्ध हो सकती है? और कोई वेबसाइट हो तो उसका एड्रेस भी हमारे दर्शकों को बताएं। पशुपालन विभाग का जो कॉल सेंटर है या पशु एम्बुलेंस सेवा का जो कॉल सेंटर है वो अभी 1962 है, जो कि हमारे कार्यक्रम में भी दिखाया गया। तो 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमारे पशुपालक बंधु किसी भी आकस्मिक पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पशुपालन विभाग का हमारा अधिकृत वेबसाइट है वो www.mpdah.department-of-animal-husbandry.gov.in है। इस वेबसाइट पर हमारे पशुपालन विभाग की सारी जो उपलब्ध सेवाएं पशु स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई है उसकी जानकारी उपलब्ध है। साथ ही साथ जो स्वरोजगार से जुड़े हुए हमारे व्यवसाय हैं, जैसे किस तरह से आप किसी डेयरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, पशुधन मिशन में किस तरह से आप संपर्क कर सकते हैं, या किस तरह स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है ये वेबसाइट जो एड्रेस है, एक बार फिर से बता दें हमारे दर्शकों को। ये हमारा टोल फ्री नंबर है 1962 और हमारे विभाग की वेबसाइट है www.mpdah.gov.in। इस पर संपर्क करके आप पशुपालन से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो अगर आपकी कोई भी समस्या हो, कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो 1962 जैसा कि मैडम ने बताया उस पर कॉल कर सकते हैं और वेबसाइट का एड्रेस हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय आज परिवार दिवस है और परिवार का जो योगदान है एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है।
तो उसको देखते हुए अगर हम बात करें माधुरी जी कि जो शहरीकरण के साथ मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है, तो इसको आप किस तरह से जोड़ेंगी कि जो परिवारों का जो विघटन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन और शहरीकरण, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो पूरा परिवार एक गांव में सीमित रहता था। खेती बाड़ी है तो सारे बच्चे उसमें सहयोग करते थे, या किसी का कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो परिवार के लोग उसमें काम करते थे। तो बहुत सारी चीज़ों को माता पिता समाधान कर देते थे। लेकिन आज समस्याएं बढ़ती गई, ज़रूरतें बढ़ती गई, तो बच्चों का छोटे जगहों में रह के बहुत सारा कुछ करना थोड़ा मुश्किल हुआ। तो बच्चों ने शहरों की तरफ जो बढ़ने का रुख किया, तो ज़रूरी है शहर की तरफ आप जाएं, आपकी तरक्की करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा बड़े बड़े स्कूलों में दें, पर कहीं ना कहीं वो उन माता पिता की उपेक्षा जो करने लगे, क्योंकि शहर में आ गए तो कभी ग्रामीण परिवेश की माँ है तो नहीं आप वहाँ मत आइए, अच्छा नहीं लगेगा, आपका रहन सहन अच्छा नहीं है, आपका बोलचाल अच्छा नहीं है, आपका पहनावा अच्छा नहीं है, कुछ इन सब चीज़ों को जो जोड़ने लगे अपनी तरक्की के साथ, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ी घातक हुई और माता पिता अकेले पड़ गए। बच्चों को बहुत कई बम्बई, पूना, दिल्ली, बहुत बड़े बड़े महानगरों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी जाके बच्चे बस गए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि माता पिता अकेले पड़ गए। उनका अकेला होना समस्या का समाधान नहीं था, क्योंकि एक समय वो एक चूल्हे में खाना बनाते थे, एक बर्तन में बैठ के सब खाते थे, और भोजन के समय बहुत सारी बातें होती थी, खाना भी होता था तो परिवार के जितने सदस्य बैठ के खाते थे और उसमें एक अच्छी सी चर्चा हो जाती थी कि हम परेशान है, ये बीमार है, ये दुखी है, ये अस्पताल जाना चाहता है, इसको पढ़ना है। तो वो जो चर्चाओं का माध्यम ख़त्म हुआ, माता पिता को जो एक परिवार में जो एनर्जी मिलती थी, नाती पोते इधर उधर से घूमते घामते दादा दादी के आगे पीछे, उनसे दूर हो गए। तो ये चीज़ें जो बढ़ी, तो उनको लगा कि बच्चों को लगा कि चलो बड़ा आसान है कि किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ सहयोग करके इन बूढ़े माँ बाप को छोड़ दो। पर सहयोग से और किसी चीज़ों को पैसे से माँ बाप के सुखों को नहीं खरीदा जा सकता, माता पिता की कल्पनाओं को नहीं खरीदा जा सकता, माता पिता के सुख दुख को सहभागी अगर हम खुद ना होंगे, कितना भी वृद्धाश्रम काम कर ले, लेकिन अपने बच्चों का, अपने परिवार का स्पर्श बहुत ज़रूरी है। और कई बार तो ऐसा होता है आखिरी टाइम भी वो बूढ़े माता पिता अपने ही बच्चों को ढूंढते हैं, क्योंकि जो उनकी आंखें होती हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं कि कितना भी हम लोग कर लेंगे अपना अपना होता है। तो ये जो दूरियां बनी हैं, मैं तो बोलती हूँ भले ही दूर रहो, पर महीने 15 दिन में उनके साथ संपर्क करो। आप नहीं जा सकते, आपके बच्चों को भेजो। बच्चों को भी अगर ग्रामीण परिवेश से जोड़ते रहेंगे, अपनी पुरातत्व संस्कृति से जुड़े रहेंगे, अपनी धरोहर से जुड़े रहेंगे, तो ऐसे बच्चे कभी भटकाव की ओर नहीं जाएंगे और वो जानते रहेंगे कि ये मेरा वट वृक्ष है जिसकी छांव में पल के मेरे माता पिता आगे बढ़े और मुझे भी इसकी छांव की ज़रूरत है। तो ज़रूर बाहर जाएं, दूर जाएं, बहुत कमाएं, बहुत तरक्की करें, पर अपने वट वृक्षों से दूर ना हो। दादा दादी को स्नेह करें, मैं तो बोलती हूँ नाना नानी को भी मानो। ये ज़रूरी नहीं है, माँ के माता पिता भी अगर अकेले हैं, उनका कोई करने वाला नहीं है, तो दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। बूढ़े होते माता पिता, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, जब हम ये बच्चों को सिखाएंगे तो बिल्कुल परिवार फिर से संगठित होगा और फिर से संयुक्त परिवार की ओर हम लौटेंगे, और लौटना भी चाहिए। ये बहुत, फिर वृद्धाश्रम तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जब जिसका कोई नहीं है तो वो वृद्धाश्रम में जा सकता है। पर आज तो मेरे वो माता पिता जो लग्जरी ज़िंदगी उनके बच्चे जी रहे हैं, उनको वृद्धाश्रम की तरफ भेजा जा रहा है। ये बड़ी शर्मनाक और दुखदाई परिस्थिति है। तो हमें माता पिता के साथ लेके कुछ कदम तो चल के देखो, अपने आप दुनिया रंगीन हो जाएगी और वो कुछ ना लेंगे आपसे। जी, खुद मैं आप एक इसी से संबंधित आपसे आखिरी संदेश ये जानना चाहूँगी कि एक परिवार में सामंजस्य बना रहे, उसके लिए दोनों पक्षों का मजबूत होना, दोनों पक्षों का समझदार होना, आपसी सामंजस्य होना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हर एक कहानी में कहा जाता है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि जो माता पिता
हैं और जो दूसरे घर से आई हुई बच्ची बहुएं हैं या बेटियां हैं, उन्हें किस तरह से एक दूसरे से सामंजस्य जो है वो बनाकर रखना चाहिए, किस तरह से आप उसे समझाना चाहिए? देखिए, जो दूसरे घर की बहू अगर हमारे घर में आती है तो सवाल ही नहीं उठता, वो एक अलग परिस्थिति से आती है, उसका जीवन यापन का तरीका अलग होता है, परिवार का कल्चर अलग होता है। वो जब दूसरे परिवार में आती तो उससे तुरंत तो उम्मीद करी जाती कि नहीं नहीं, ये बूढ़ी सास को इसको ही रखना है, इसको ही देखना है, इसको ही समझना है, और ये जब से आई है तब से मेरा घर बर्बाद हुआ। तो मुझे लगता है बेटियों की इतनी गलतियां नहीं है, कहीं ना कहीं उस परिवार का जो मुखिया होता है उसको ये समझना पड़ेगा कि नई बहू अगर मेरे घर में आई है, मैं भी एक महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि कोई भी महिला नहीं चाहती कि उसका परिवार टूटे। हमने इसी चीज़ को देखते हुए अतिथि सदस्य का एक कॉन्सेप्ट लिया। उसके पीछे एक छोटा सा सोच मेरा ऐसा था कि एक नई बहू घर में आती है, मेरे दोस्त की नई बहू आई और वो कैंसर से पीड़ित, आते ही सास को पकड़ा दिया कि अब तुम्हें इसको ही देखना है। तो एक 20, 19, 25 साल की लड़की शादी होके जाती है तो उसकी बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं जीवन को लेके, और उसको एकदम बीमार आदमी पकड़ा दिया तो वो उसको लगेगा अब तो सब हो गया, चलो इसी चीज़ों से रहें। तो इस चीज को हमने लिया, अतिथि सदस्य का कॉन्सेप्ट। आपकी बात को समझ रही हूँ। समय के अभाव में हमें अपना जो संदेश है वो यही सीमित करना होगा कि दोनों पक्षों को सामंजस्य के साथ परिवार की जो एक गाड़ी है उसको आगे बढ़ाना बिल्कुल जरूरी है। और मैं यहाँ अब चलते चलते मैं परते मैडम से जानना चाहूँगी कि आप संक्षिप्त में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को संदेश दें कि वो किस तरह से गौरक्षा एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। गौ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही एक रामबाण उपाय है हमारे गौवंश को त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का। कृपया 1962 जब अत्यंत आवश्यक हो तब बुलाएं और दुर्घटना की स्थिति में अवश्य कॉल करें। पशुपालन विभाग गौ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपके द्वार पर उपलब्ध है जी। और जैसे ही किसी पशुधन में आपको किसी रोग का उपचार का या टीकाकरण का अंदेशा हो, निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क जी। तो आज हमारे कार्यक्रम में आप दोनों आए और अपने अच्छे अच्छे विचार हम सबसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी नमस्कार। तो दर्शकों, यहाँ पर हम आपसे बस कहेंगे आज इतना ही कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस से अपने परिवार को संयुक्त रखें, उनके साथ खुशहाल जीवन बिताएं और अपने वृद्धों का सम्मान करें, आपके जो बुजुर्ग हैं। आज फिलहाल इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।